आज के आपके करंट अफेयर्स 12 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है पीर पंजाल रेंज बारे। पीर पंजाल रेंज कहां पड़ती है? लेसर हिमालयन रीजन के अंदर। ठीक है, पीओके, हाँ थोड़ा सा पीओके में भी बिल्कुल पड़ गई। हमारे इंडिया के अंदर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बाकी पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है। यहाँ पे एवरेज एलिवेशन कितनी है? 1400 मीटर से लेके 4100 मीटर। इसके बीच में हम ज्योग्राफी में पेड़ पढ़ते हैं, इस हाइट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो वो पेड़ यहाँ पे याद रखने हैं। किस हाइट पे यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे? 1400 टू 41। यहाँ पे दो को वेजिटेशन आ जाएंगे। टेम्परेट वेजिटेशन, हाँ है, अल्पाइन, हाँ दो आएंगी यहाँ पे वेजिटेशन, तो वो देख लेना है। उसके बाद इसके एक साइड पे आपके कौन से रिवर्स कहां पे इसकी किस साइड से निकलती हैं? ठीक है, ये डिवाइड बनता है किन दो रिवर्स के बीच में? ब्यास और रावी एक साइड पे और चिनाब एक साइड पे। ब्यास और रावी इसके एक साइड से निकल जाती है, मतलब ये जो माउंटेन रेंज है आपकी, ब्यास और रावी एक साइड से निकल के जाती हैं और चिनाब आपकी दूसरी साइड से जाती है, तो इनके बीच में वाटर डिवाइड। क्या चीज? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता। वो नहीं याद मुझे। अब देखो, अगर इसे क्रॉस करना है, इसके यहाँ पे 3 पास हैं जिससे इसे क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, हाजी पीर पास, जो कौन सी दो इलाकों को जोड़ता है? पूंछ और उरी, मूवी आई थी उरी पे। ठीक है, और पूंछ सुना है कभी पूंछ के बारे? बिल्कुल, कल क्या कहते हैं, ये वही वहीं से करंट अफेयर आया ये। ठीक है, करंट अफेयर यही है। सी, कल यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये पूंछ और ये सारे एरिया में, इस पीर पंजाल की सारी वैलीज हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, आपके कल बहुत बड़ी मिलिटेंट फाइट्स, 5 अलग अलग जगहों पे मिलिटेंट फाइट्स ब्रेक डाउन हुई है 12 घंटे के अंदर अंदर। उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और अभी तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं, बाकियों को ढूंढा जा रहा है। तो काफी ज्यादा हेवी डैमेज हुआ है हमें, 5 फौजी शहीद होने का। इसी कारण ये जो बेल्ट है ना, पूंछ उरी, ये काफी ज्यादा, शोपियां, ये जो इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिज्म, ये इलाके वो हैं जो बहुत ज्यादा टेररिज्म में भरे हुए हैं। ठीक है, पीर पंजाल पास, या जिसे पीर की गली भी बोला जाता है, ये आपकी कश्मीर वैली को रजौरी और पूंछ से कनेक्ट करता है। ये रजौरी आपका पड़ जाता है जब आप जम्मू की साइड को आते हैं, तो ये रजौरी कंपैरेटिवली पीसफुल है। ठीक है, पर ये इस साइड को कनेक्ट करता है, जम्मू की साइड को है। तो ये सारे के सारे पीर पंजाल रेंज है जिसके थ्रू तुम्हें पास करके सारे इलाकों में जाना पड़ता है। ठीक है, बन्नी हाल पास जो है, ये झेलम के बिल्कुल, जहां से झेलम शुरू होती है वहां से वहां पड़ता है, और सदर्न एंड ऑफ द कश्मीर वैली उन्हें कनेक्ट करता है झेलम से इसे। ठीक है, मतलब वहीं पे कश्मीर वैली है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे ऐसे ज्योग्राफी के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अलग अलग नोबेल प्राइज पढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, क्या अभी तक जो हमने नोबेल प्राइज अभी तक पढ़ा है उसमें इकोनॉमिक्स लिस्ट में था? नहीं। इसे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कहते हैं, पर इसे अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट नहीं चलाता। जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, जो हमने जैसे पहले लिटरेचर का पढ़ा, केमिस्ट्री का पढ़ा, फिजिक्स का पढ़ा, ये जितने नोबेल प्राइज पढ़े वो अल्फ्रेड नोबेल के बनाए हुए हैं और उसकी ही ट्रस्ट उसे चलाती है। जो इकोनॉमिक्स का है, ये सिर्फ ऑनररी, इसका नाम नोबेल प्राइज से जोड़ दिया गया, पर अपने आप में ये आपका इसका ऑफिशियल नेम ये है स्विस रिस्क बैंक प्राइज। ठीक है, ये इसका असली नाम ये है, इसे कहने को हम कह देते हैं नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स।
इसे मतलब इसे क्यों फिर उससे जोड़ देते हैं, ये एक्चुअली नॉट टेक्निकली ए नोबेल प्राइज, ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाए थे अपनी विल में, पर इसके विनर्स नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट के साथ ही अनाउंस करते हैं और उसी सेरेमनी के अंदर ये अवार्ड भी दिया जाता है। इसलिए इसे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कह देते हैं कि सेरेमनी सेम होती है, सारे अवार्ड लेने वालों को वहां बुलाया जाता है, एक एक करके प्राइज दिए जाते हैं। तो ये तभी आपका ये भी दिया जाता है। बस फर्क यहाँ पे ये है कि इसे अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं बनाया था, बल्कि ये आपके 1968 में आया ये अवार्ड, स्विस सेंट्रल बैंक ने जो डोनेशन दी उसके बाद ही शुरू है, उन्हीं के नाम से इसका नाम है। क्लियर है? इसके जो विनर्स होते हैं वो सिलेक्ट करता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये आपके इकोनॉमिक्स का प्राइजेस देता है, इसकी सिलेक्शन कमेटी यानी कि अलग है बिल्कुल। क्लियर है? इस साल जो आपका इकोनॉमिक प्राइज मिला है ये बहुत ही स्पेशल चीज के ऊपर है। देखो एक ना कंसेप्ट होता है आपका मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस क्या होती हैं? देखो सरकार का एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके अंडर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिसाइड करती हैं कि फॉर्मल लेबर को कम से कम कितने पैसे देने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं दे सकते। पर मिनिमम वेजेस का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी सारी रिसोर्सेज एक्चुअली पूरी कर पाओगे। मॉडर्न लाइफ में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पहले, हाँ, वही हिंदी मूवी रोटी कपड़ा और मकान, एक तो यही चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें भी चाहिए। तो मिनिमम वेजेस में जरूरी नहीं है ये सब कुछ आ जाएगा। मिनिमम वेजेस बस ऐसी वेज होती है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब आपके ना खासकर अमेरिका जैसी कंट्रीज में ना मिनिमम वेजेस बहुत ही कम है, लिटरली $2 पे, $2 पर आवर के हिसाब से भी वहां पे लोग काम करते हैं और उससे कोई गुजारा नहीं चलता अमेरिका में, बहुत ज्यादा गरीबी है इस कारण अमेरिका में। आपके बहुत टाइम से यही डिबेट इस कारण चल रही है कि आपके किस तरीके से लोगों को इस मतलब क्या मिनिमम वेजेस बढ़ानी चाहिए। अमेरिका के अंदर ये मतलब बहुत ही एक्टिव डिबेट है कि मिनिमम वेजेस सरकार को वहां पे बढ़ानी चाहिए, रेगुलेट करनी चाहिए, ज्यादा बेटर करनी चाहिए। पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट वहां पे ये दिया जाता है कि अगर तुम मिनिमम वेजेस बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हायर होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो ये आज तक हमेशा आर्ग्यूमेंट लोग देते आए हैं कि अगर हम लोगों की मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे, कम मिनिमम सैलरी बढ़ा देंगे, लेट्स सपोज किसी की मिनिमम सैलरी 10,000 है, कल वो बढ़ा के 15,000 कर दें, तो 5,000 किसी और की सैलरी, किसी और को शायद नौकरी मिलनी हो नहीं मिलेगी, तो शायद ये ड्रॉप हो जाएगा। पर इन्हें नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स इसी चीज के लिए दिया गया है कि इन्होंने एक पूरे डेटा के साथ शो किया है कि अगर मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाती हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता हायरिंग पे, मिनिमम वेजेस लेस हायरिंग की तरफ नहीं लीड करती। इन्हें इसीलिए नोबेल प्राइज मिला कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ाते हो वो हायरिंग कम नहीं करती, क्योंकि हायरिंग डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड होगी तो उन्हें रखने ही पड़ेंगे वर्कर, चाहे जिस मर्जी सैलरी पे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज लेट्स सपोज मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लगाते हैं। मैकडॉनल्ड्स आज अपने वर्कर्स को $2 पर आवर दे रहा है अमेरिका में, ठीक है। उन्हें अगर बढ़ा के $5 पर आवर करना पड़ गया, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर थोड़ी बिकने कम हुए, ठीक है, नहीं प्राइस भी नहीं शिफ्ट होगा। बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स को अपने जो प्रॉफिट्स हैं उस पे ही तो हिट जाएगा, पर डिमांड जितनी आ रही है उसके कारण वो एम्प्लॉयज थोड़ी कम करेंगे। तो इन्होंने ये सारा डेटा कोरिलेट करके दिखाया है कि अगर हम ये रेगुलेट कर भी दें कि मिनिमम कितनी वेजेस देनी पड़ेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ही रहेगा। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? हाँ, क्या चीज? नॉर्वे में? हाँ, मतलब उसकी सेरेमनी आप कह रहे हो कि नॉर्वे में कंडक्ट होती है? हाँ जी, क्योंकि उसका ट्रस्ट वहां पे बनाया हुआ है, ठीक है, उसका ट्रस्ट वहां पे है।
थर्ड करंट अफेयर कमिंग था, आना ही था कभी ना कभी, आपकी पावर कट्स। उसके ऊपर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पावर डिलीवर करती है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपकी कहाँ की, मतलब कहाँ फिट आती है? आपके देखो जो पूरा पावर सेक्टर है ना, उसके अंदर तीन, मतलब जो पावर आप तक डिलीवर हो रही है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं पावर प्रोड्यूसर, जो ये सारी की सारी जो थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कोई भी विंड एनर्जी का प्लांट हो, कुछ भी हो, जो उन्हें चला रहे हैं, जो एनर्जी बना रहे हैं। उसके बाद अगले होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में कह देते हैं डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनीज, उसे शॉर्ट में डिस्कॉम्स कह देते हैं। ठीक है, इनका काम है यहां से सारी तारें बिछाना, उसके बाद आपके घर तक तारें बिछाना, मीटर लगाना, सब कुछ लगाना, वो इनका काम है। और लास्ट आप आते हो, आप हो कंज्यूमर, आपके घर तक ये बिजली ऐसे आती है। हमारे इस टाइम एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। क्राइसिस क्या है? सिर्फ हमारे नहीं, पूरी दुनिया में क्राइसिस आया हुआ है इस टाइम। आपके कोल, ऑयल, जो जितने भी आपके फ्यूल हैं, ठीक है, गैस, ये जो आपकी जितने भी फॉसिल फ्यूल से रिसोर्सेज बनते हैं ना, ये इंटरनेशनल मार्केट में हद से ज्यादा महंगे हुए पड़े। तेल आप देख ही रहे हो कहां पहुंचा पड़ा है। 100, कई शहरों में तो 100 टच कर गए, जहां पे सरकार के वैट वूट सब कुछ ज्यादा है। वहां पे तो दिल्ली जैसे शहरों में तो 100 से ऊपर है। ठीक है, हाँ, मतलब पंजाब में भी सारी जगहों पे ही है। नहीं तो पहुंचने वाला है, 2-2 रुपए का, 4-4 रुपए का फर्क रह गया है। अब यहां तक आ गए हैं 4 पे, और कभी ना कभी तो सरकार ने पूरे कर ही देने। ठीक है, तो ये इतने महंगे क्यों हो रही हैं चीजें आपकी ना? इसका मेन रीजन देता हूं कि ये सारी चीजें क्यों महंगी हो रही है। सिर्फ यही नहीं महंगा हो रहा, आपकी पूरी दुनिया में हर चीज की इस टाइम कॉस्ट बढ़ रही है। एग्रीकल्चर प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की चीजें महंगी हो रही हैं। इसके अलावा आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये महंगे हो रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है। इसकी अल्टीमेटली प्रॉब्लम है आपकी सप्लाई चेन में। देखो, दुनिया भर में आपका जितना भी सामान आता है ना, ऐसा नहीं है एक देश सब कुछ बनाता है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम भी मंगाते हैं, हम भी दुनिया को कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। सप्लाई चेन होती है कि हर देश में किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ बनता है और वो आगे डिलीवर होता है। जैसे कि एक बेसिक चीज जो आपने देखी होगी, एप्पल आईफोन लगा लो, डिजाइंड इन 43, मतलब सब बेसिक में तोड़ रहा हूँ, 43। हर इक्विपमेंट आप कुछ भी यूज कर रहे हो ना, एक देश में कुछ नहीं बना। जैसे आजकल आप टीवी खरीदने जाओगे, टीवी की बात करते हैं, आजकल आप ज्यादातर टीवी, फ्रिज या एसी खरीदने जाओगे ना, उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, वो इंडिया में बन रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सारे टीवी के अंदर कंपोनेंट्स भी इंडिया के अंदर बने हैं। जैसे जो आगे एलईडी स्क्रीन लगी है ना, वो साउथ कोरिया से आती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा तुम्हें मार्केट में स्कैम बता देता हूं। अगर तुम सोनी के टीवी खरीदते हो, सोनी के टीवी हमेशा सबसे महंगे होते हैं। उसका कारण है, कारण क्या है कि जो सैमसंग है ना, उसका प्रॉफिट भी उसमें है। जो वो आगे स्क्रीन है ना, वो सैमसंग की है। तो एक्चुअली अगर आपने टीवी खरीदना हो सोनी की जगह सैमसंग का खरीद लेना, सेम टीवी सैमसंग में होगा। या तो सोनी सैमसंग की स्क्रीन लगाता है या एलजी की स्क्रीन लगाता है, सोनी अपनी खुद की प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए बस वही सेम टीवी लाख रुपया महंगा सोनी का होगा। ठीक है, तो स्क्रीन वो बनाते हैं। तो ऐसे ही और उसके अंदर के कंडक्टर्स कोई बना रहा होगा, ठीक है, मेमोरी चिप कोई बना रहा होगा, सारा जितने कंपोनेंट्स है अंदर, वायरिंग किसी और कंट्री से होके आ रही होगी, अल्टीमेटली वो सब कुछ इंडिया में जुड़ा है, इसलिए वो मेड इन इंडिया। पहले चाइना में भी यही होता था, मेड इन चाइना यही है। धीरे धीरे चाइना ने कुछ चीजें खुद भी बनानी शुरू कर ली, पर यहीं से शुरुआत होती है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की। तो इंडिया में भी यही हो रहा है। इस टाइम क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की ना
कोविड में क्या हुआ था, कोविड में ना अचानक सारी दुनिया रुक गई थी जब लास्ट ईयर आया। इस साल ना सारी इकोनॉमीज अब खुल रही हैं और एक सडन बूम आ रहा है सारी इकोनॉमीज में। डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर चीज की। लोगों को स्पेंडिंग, पिछले साल सेविंग बहुत कर ली, इस साल स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं लोग। जब लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी हुई है या लोग अपनी फैसिलिटीज के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जैसे एक साल घर पे रहने के कारण एसी की आदत सबको ज्यादा पड़ गई। पहले क्या होता था, लेट्स सपोज कॉलेज ही थे, अगर स्टूडेंट लाइफ को देखा जाए, कॉलेज थे, एक रूम के अंदर 60 लोग भरे हुए हैं और एक एसी चल रहा है, अगर लगा भी है एसी तो ठीक है, पर एक एसी 60 लोगों को दे रहा है ना। अब हर कोई अगर ऑनलाइन क्लासेस में 60 घरों में बैठा है, हर कोई अपना अपना एसी लगा के बैठा है, डिमांड तो अपने बिजली के ऊपर चली जाएगी। उसके अलावा जो सारी कॉमोडिटीज की डिमांड है ना, सडनली आपकी बहुत ज्यादा राइज की है। इस सडन राइज के कारण क्या हुआ, आपकी सप्लाई चेन पूरी बिगड़ चुकी है इस टाइम। आपके कंटेनर, जो सबसे बेसिक दुनिया की जो शिपिंग है ना, ज्यादातर दुनिया का सामान बाय ओशन आता है, शिप से आता है। शिप्स में आपने देखा होगा बड़े बड़े वो कंटेनर ऊपर लगे होते हैं, जैसे वो जब एवरग्रीन शिप फंसी थी, एवरग्रीन शिप जब सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया था, काफी न्यूज बनी थी, उसके ऊपर भी कंटेनर ही कंटेनर थे ना। दुनिया भर में वो कंटेनर नहीं मिल रहे, उनकी शॉर्टेज आई पड़ी है और कंटेनर की डिमांड है। कंटेनर होंगे तभी तो सामान उसमें भरा जाएगा, तभी तो भेजेंगे। दुनिया में कंटेनर नहीं मिल रहे, दुनिया में शिप्स नहीं मिल रही अपना सामान एक कंट्री को दूसरी कंट्री भेजने के लिए। पोर्ट पे पड़े हुए हैं सामान कि जाएंगे कभी, सारी दुनिया में ऐसा सामान फंसा पड़ा है, ठीक है। ये सारी सप्लाई चेन इश्यूज है। इंडिया में भी सेम तरीके से डिमांड क्योंकि सडनली इतनी राइज की है, हमारी सप्लाई चेन भी कंस्ट्रेन में आ गई है। जो हम जितना कोल बना रहे हैं, मतलब जितना माइन से कोल निकाल रहे हैं, उतना हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। हमारे जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है इन्हें कम से कम मिनिमम स्टॉक ना, ताकि मिनिमम स्टॉक एक मेंटेन करके रखना हो। तो मिनिमम स्टॉक है, तुम्हें अपनी 30 दिन की डिमांड के अकॉर्डिंग स्टॉक मेंटेन करके रखना। लेट्स सपोज तुम्हारे पास 30 दिन तक कोल नहीं भी पहुंचा, तुम्हारे पास 30 दिन का कोल होना चाहिए हर टाइम पे कि तुम चलाते रह सको। क्योंकि डिले हो गया 10 दिन 15 दिन भी, तो ऐसे तो बिजली बंद हो जाएगी। तो 30 दिन का मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना होता है। इस टाइम आपका मिनिमम स्टॉक पता कहां चल रहा है, 2 दिन पे। तो हाईली क्रिटिकल लेवल पे आपके सारे थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं। इसी कारण आपकी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज क्या कर रही हैं, ये लगातार थर्मल पावर प्लांट चला नहीं रही, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि अगला कोल कब आएगा। यहां तो तुम ये कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा चलाई जाओ, कट्स पावर के आते रहेंगे, ठीक है। या एक बारी में सारा कोल यूज कर लो, उसके बाद लोगों को बस अपनी बिजली आएगी जब तक कोल नहीं आएगा। बिल्कुल, ये सारी दुनिया का ट्रेंड है। जैसे आपके लेबनान देश है, मैंने थोड़े दिन पहले भी लेबनान मेंशन किया था, आपके मिडिल ईस्ट में पड़ता है। लेबनान में बिजली नहीं है, बंद, अंधेरा, बिजली नहीं है, देखी जाएगी जब आएगी आएगी, क्योंकि गैस नहीं है, उनके गैस प्लांट्स हैं, गैस खत्म हो गई है, बिजली नहीं है। पूरे लेबनान की जो कैपिटल, बाकी देश तो छोड़ दो, देश में तो पहले ही कट लग रहे थे, बैरूट में बिजली चली गई है जो उनकी कैपिटल है। अंधेरे में बैठे हैं लोग, सारा दिन बाहर बैठना पड़ता है, अंदर तो गर्मी है, मोबाइल्स बंद हो चुके हैं, चार्जिंग भी तो कभी खत्म होगी, सब बंद हो चुका है। ये दुनिया में हाल है। ये सिर्फ, ये चलो ये ना मानो कि इंडिया गरीब है इस कारण ये हो रहा है। आपके यूके, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में विंटर्स में, मतलब ब्रिटेन में अभी से पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, और उनकी तो ठंड भी बहुत एक्सट्रीम पड़ती है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस साल आपके जो हीटिंग सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इतनी बिजली नहीं है, गैस शॉर्टेज है। पूरे यूरोप में पावर कट, जो यूरोप सबसे अमीर एरिया दुनिया का माना जाता है, यूरोप में पावर कट्स लग रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, जिन कंट्रीज के पास तेल के ढेर पड़े हैं, नॉर्वे जैसी कंट्रीज, उन्हें कट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही बुरा। चाइना जो दुनिया की सुपर पावर बन रहा है, चाइना के अंदर पावर कट्स लग रहे हैं। चाइना के पास बिजली नहीं है इस टाइम अपनी सारे, चाइना के अंदर रोज के 6 से 8 घंटे का कट है, हर शहर में बिजली नहीं है। क्योंकि ये इसी कारण, क्योंकि कोविड के बाद जो सडन डिमांड बढ़ी है ना,
वो डिमांड को अभी ये इंडस्ट्रीज मीट नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, डरो ना कि आगे क्या होगा, बर्बाद हो गए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होता है, इंडस्ट्रीज अडेप्ट कर जाती है। अगले भी तो देख रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन कितने बढ़ रहे हैं। अगर डिमांड बढ़ रही है तो अगलों के लिए प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। बिजली ज्यादा बिकेगी तो ये कंपनीज भी तो ज्यादा कमाएंगी। उन्होंने महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही अपनी सारी कैपेसिटी लगा ली, पर ये 2 महीने 2.5 महीने पावर कट्स बढ़ सकते हैं। तो इस साल मैं ये भी एडवाइस करूंगा, अगर दिवाली की बिना लाइटें चलाए काम चलता है तो चला लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं है सरकार के पास बिजली, सरकार जो मर्जी बोलती रहे। हाँ, हम 2 टाइप का कोल है, एक इंडिया के अंदर भी कोल है, एक हम बाहर से मंगाते हैं। सी कोल की ना क्वालिटी है, जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है ना, वो थर्मल पावर प्लांट्स को सबसे आइडल वो चाहिए होती है, उससे सबसे बेटर चल पाते हैं थर्मल पावर प्लांट। वो कोल इंडिया में नहीं मिलता, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जैसे हम बहुत सारा कोल मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पर शॉर्टेज पड़ी हुई है तो ऑस्ट्रेलिया भी सबको नहीं दे पा रहा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मिडिल ईस्ट में बहुत सारा कोल मिलता है, वहां से भी आ रहा है, साउथ अमेरिका से भी कोल आ रहा है, अफ्रीका से भी कोल आ रहा है। हमारी इंडिया में इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिलता हमारे। अगर तुम वैसे भी कोला कभी यूज करते देखोगे, कोल तुम्हें सस्ता बहुत मिल जाएगा, 15-20 रुपए किलो भी मिल जाएगा, पर उसे जलाओगे ऐश कितना पीछे रह जाता है। जो प्योरेस्ट कोल होता है ना, वो ऐश छोड़ता ही नहीं, सारा जल जाता है, तो इस कारण वो पोल्यूशन भी नहीं करते फिर। तो हमारे इंडिया में वो फाइनेस्ट क्वालिटी नहीं मिलती, तो अभी एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पर हमें वही थर्मल पावर प्लांट्स को पहुंचाना पड़ेगा, हमारे वाला ही। बाहर मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ पड़ा, ठीक है, इस कारण हमें अपना कोल ही यूज करना पड़ेगा। पर अभी हमारे कोल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि हम भी उतनी ट्रेन हमें अब देखना, आने वाले कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम देखोगे सरकार ना स्पेशल कोल्ड ट्रेन चलाएगी। अभी अनाउंस नहीं हुआ, मैं पहले बताता हूँ सरकार क्या करने वाली है। ये तुम्हें 2 या 3 दिन पहले का करंट अफेयर आज ही बता, सरकार के ट्रेंड पहले समझ आ, जब लॉन्ग टर्म में करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर पता चल जाता है कि अब सरकार क्या करने वाली है। अब देखना स्पेशल कोल्ड ट्रेन चलेंगी, ठीक है, और कोल की रिकवरी कहीं ना कहीं से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जेएनके में कोल है, जेएनके में माइंस नहीं है ना, ठीक है, इतनी बड़ी माइंस नहीं है, तो माइंस चाहिए ना। पहले नई माइन नहीं बनाने बैठेंगे, अभी माइन बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले तो पेपर वर्क कितना करना पड़ेगा। अभी जो माइंस है कोल बना सकते हैं, बस वहां से निकालने की जरूरत है, बैकलॉग से सारा निकालना शुरू करेंगे, तो एक्स्ट्रा ट्रेन्स लगाएगी अभी सरकार, या आने वाले कुछ दिनों में तुम देखोगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, सब चल रहा है, तभी तो पावर जितनी आ रही है ये आ रही है। पर इंडिया के अंदर ना आज भी 47% जो आपकी पावर है ये थर्मल पावर प्लांट से आती है, तो 50% जो तुम बिजली यूज कर रहे हो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो एक्चुअली बाकी तो सब कुछ 50% ही है ना, तो अगर ये 50% में प्रॉब्लम आएगी तो वो इंडिया में दिखेगा कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, सीधे ही 50% में प्रॉब्लम आई खड़ी है। अगर छोटी मोटी कोई शेयर होता तो इतना फील ना होता, ये फील ही इसलिए, हम तो खैर चलो शहरों में रह रहे हैं, हमें इतना फील नहीं हो रहा। जितना तुम छोटे शहरों में जाते जाओगे या दूर जाते जाओगे, रूरल एरियाज में जाते जाओगे, तुम्हें कट वहां महसूस होंगे। हाँ हाँ, वही तो बात है, वो इसी कारण है क्योंकि कट लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। हमारे पास बिजली सरप्लस है, आज भी है। ठीक, अब एक और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज, हाँ जी, रात को 5-5 घंटे की आम देखो बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, थोड़े से स्ट्रांग होके रहना। तो आपके ये जो पावर कट्स हैं, आपके नेशनल इन सब की मतलब थर्मल पावर प्लांट चलाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, ठीक है। ये इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एलाइट्स एक्टिविटीज इन सब में ये इन्वॉल्व है।
ये गैस एक्सप्लोरेशन भी करती है, ऑयल भी करती है, कोल माइनिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है ये, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर रही है। 62,086 मेगावाट्स इसमें एनर्जी का वो, ठीक है, क्लियर है। 1975 में इसे सरकार ने बनाया था। धीरे धीरे इसमें से भी अपने सरकार ने शेयर बेचे हैं, और आज भी ये मेजोरिटी सरकार की है। 54% आज भी सरकार की है, बाकी प्राइवेट भी इसे ओन करता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट? हाँ जी। पत्थर डाल, हाँ बिल्कुल। आप पहले से सी, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, मूवी की रेफरेंस भी और उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस भी। ये एक्चुअली रियलिटी है उस मूवी में। होता क्या है कि आपके कोल की चोरी भी होती है। कोल की चोरी क्या होती है, जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं ये कोल लेके चलते हैं, पहले चलने से पहले हमेशा ट्रक का वेट होता है कि कितना कोल है इसमें। इसके बाद ये चलेंगे, रास्ते में कहीं रुकते हैं, आधा कोल निकाल देते हैं, या तो उसके नीचे वेट करवाने के लिए या तो पत्थर भर देते हैं, ठीक है, या कोल गीला कर देते हैं। पानी का वेट होगा, कोल अपने आप उतना भारी लगेगा, तो बाकी कोल बेच दिया बाहर की मार्केट, तो आगे। इसे लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से? हम ना ट्रक्स के साथ एक टेक्नोलॉजी आती है जिससे आपका फास्टैग भी चलता है। क्या कहते हैं उसे? फास्टैग है क्या आपका? हाँ, RFID टैग कहते हैं इसे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडीज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टैग्स हैं RFID टैग्स। ये दो तरीके के होते हैं। एक जैसे आपके फास्ट टैग बने हैं उन्हें कहते हैं पैसिव, और एक होते हैं एक्टिव। ये दो तरीके के होते हैं। पैसिव RFID टैग जैसे आपका फास्ट टैग है। फास्ट टैग काम कैसे करता है? फास्टैग जो है ये RFID, इसके अंदर एक चिप लगी है, जो चिप आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, पेटीएम वॉलेट से, जिससे भी जुड़ी है, उससे कनेक्टेड है। आप जैसे ही उस टोल बैरियर से निकलते हो, ऊपर देखना एक ना मशीन लगी होती है, ऐसे टॉप पे ऊपर एक मशीन लगी होती है जो आपकी कार की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है। इससे ना लगातार रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। पैसिव टैग्स होते हैं, जैसे इनके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी पड़ती है ना, इन्हें चार्ज मिल जाता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज ही, ये चार्ज मिल जाता है इन्हें। ये जैसे ही चार्ज होते हैं ये अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ना शुरू करते हैं। उस इंफॉर्मेशन से आपके बैंक अकाउंट का पता चलता है और उससे वो पैसे चार्ज करके काट देते हैं। तो ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जो हमारी जो बसेस हैं इन्हें भी, और जो आपके ट्रक्स हैं इन्हें भी अब यूज करने लग गए। इनके अंदर ना एक्टिव टैग लगाया जाता है। एक्टिव टैग में क्या होता है? पैसिव और एक्टिव में सबसे बड़ी बात क्या है? एक्टिव टैग ना हमेशा बैटरी से जुड़ा होता है। तुम कार की जो बैटरी है ये उससे जुड़ जाएगा, तो ये लगातार इंफॉर्मेशन अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। तो तुम जीपीएस पे लोकेशन ट्रैक कर सकते हो ये कहां जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी की सारी ये जो ट्रैवलिंग है ये रिकॉर्ड होती है। और इन आगे क्या किया गया है, जैसे अभी बसेस और ये ट्रक्स, इन सबको क्या किया गया है, इनके आगे ना टाइम लिमिट लगा दी गई है। अगर कभी भी कोई ट्रक 20 मिनट से ज्यादा रुकेगा, वो साथ के साथ नोटिफिकेशन चली जाती है, ठीक है। ऐसा अब ऐसा भी नहीं है ना कि अगला लगातार ही चल सकता है, सोना भी अगले को पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि अब सोने लगे। RFID टैग अब यहाँ पे जाके स्टेबल हो। हाँ, वो तो अलग माइंस को लेके घोटाला था। ये तो बहुत ही कॉमन घोटाले हैं, ये छोटे स्केल पे घोटाले हैं, ये ड्राइवर स्केल पे घोटाले हैं। वो है पूरी की पूरी जंगल खोद गए, पता ही नहीं, ठीक है। दो टाइप के स्कैमर होते हैं। एक होता है जो शरेआम, जिसका पता चल जाए। अगर आप जमीन खोद दोगे, खड्डा बन जाएगा, लोगों को वो स्कैम दिखेगा ही। वो कांग्रेस के टाइम वो स्कैम हुए हैं कि खड्डा है, ऑब्वियसली कोई तो लेके गया है यहां से सामान, ठीक है। स्मार्ट स्कैमर होते हैं जैसे वो कलमाड़ी जैसे, कॉमनवेल्थ
सब खा भी गए और कहाँ है किसी को नहीं पता। चलो अब वो कभी और सही। नेक्स्ट है कैच द रेन प्रोग्राम। एक और भी हमारी जनरेशन के ऊपर आगे प्रॉब्लम आने वाली है, वो है पानी की शॉर्टेज। ठीक है, फ्रेश वाटर खत्म होता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे शहरों में प्रॉब्लम बन गई है। जैसे इंडिया का कौन सा एरिया जहां पे फ्रेश वाटर खत्म हो चुका है, वहां के लिए वाटर ट्रेन्स चलाई जाती हैं। सौराष्ट्र का एरिया, गुजरात में सौराष्ट्र का एरिया पड़ता है। ठीक है, वहां पे ना आपके राष्ट्र, ये आपके गुजरात में है सौराष्ट्र का इलाका, यहाँ पे फ्रेश वाटर खत्म हो चुका है। यहाँ पे फ्रेश वाटर अब नहीं है, तो रोज सरकार को यहाँ पे पानी पहुंचाना पड़ता है ट्रेन से। वहां पे ट्रेन से जाता है, आगे टैंक्स भरते हैं, टैंक्स गांव में पानी सप्लाई करते हैं, तभी पानी जा पाता है। अगर ट्रेन डिले, पानी नहीं आएगा। ये वहां का ही रियलिटी है। ये बाकी जगहों पे भी हो रहा है। इसका असर हम इंसानों के ऊपर भी पड़ेगा, हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पेड़ भी तो ग्राउंड वाटर से पानी ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर के लेवल गिरते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो मिथ है ना कि हमें जो शहरों का पानी आता है ये नदियों से या कहीं से आता है, ये नहीं है। हमें एक्चुअली जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर से आता है। जो आपके शहरों के अंदर ये ट्यूबवेल बनाए हुए हैं, ये अंडरग्राउंड पानी ले रहे हैं और ये घरों को सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो पानी है अब अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में सारी रिसोर्सेज ही खत्म हो रही है। जैसे जैसे ये रिसोर्सेज खत्म होती जाएंगी, एनवायरनमेंट भी सूखती जाएगी, ड्राई अप होती जाएगी। तो इसी प्रोग्राम को रिवर्स करने के लिए और लोगों को इनकरेज करने के लिए हमने एक जल शक्ति अभियान शुरू किया। इसके अंडर हमने वाटर कंजर्वेशन मेथड्स अपनाने हैं कि पानी बचाया जा सके। ठीक है, पहले तो बचाने की कोशिश करनी है, दूसरा रिसाइकल करने की कोशिश करनी है। रिसाइकल के लिए एक पानी होता है जिसे कहते हैं, आपको कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? हाँ, सीवेज का पानी तो बहुत ही गंदा हो गया। देखो, जैसे आपने हाथ धोए, पानी अपने आप में गंदा तो नहीं हुआ था, सिर्फ उसके अंदर सोप ऐड हो गया है ना, तुम नहा के निकले हो। अल्टीमेटली पानी साफ है, उसके अंदर सिर्फ सोप ऐड हुआ हुआ है और कुछ वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर मैं उस पानी को मिनिमम क्लीनिंग कर दूं, मैं उसे गार्डन्स और गाड़ियां धोने, इन सारी चीजों में तो यूज कर सकता हूं। अभी जहां पे हम फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं वहां पे ये पानी यूज हो सकता है। ये जो पानी होता है जो कंसिडरेबली साफ है, या जो लेट्स सपोज जो आपके हैंड वॉश के लिए पानी यूज किया है, वही बाद में आपके टॉयलेट्स में ऐसा फ्लश यूज हो जाए। एक ही पानी दो बार यूज हो गया ना, ऊपर सिंक है, कलेक्ट हो गया, नीचे फ्लश दबाया, पानी गायब। एक पानी को दोबारा, जो ऑलरेडी थोड़ा सा यूज होके गंदा पानी हुआ है, पूरी तरह गंदा नहीं, थोड़ी इंप्योरिटीज आई हैं, उसे ग्रे वाटर कहते हैं। ये पूरी तरह गंदा नहीं होता, इसे या तो थोड़ा सा ट्रीट करके फिर से ठीक किया जा सकता है। अगर मैं सोप रिमूव कर दूं और क्लोरीन ऐड करके वायरस बैक्टीरिया मार दूं, पानी साफ है फिर से। ठीक है, या अगर नहीं भी, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ना कि हमें तब भी तो लगेगा कि गंदा ही था ये पानी, तो अगर वो नहीं भी करना तो इसका ऑल्टरनेटिव, हम जहां पे अभी पौधों को पानी देने के लिए जो फ्रेश यूज कर रहे हैं, गाड़ियां धोने के लिए फ्रेश यूज कर रहे हैं, ये सारा पानी यहाँ पे बच सकता है। तो ये सोचा जा रहा है, इसे कहते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना। तो ग्रे वाटर होता है ये वाला जो यूज हुआ है पानी, पर इतना गंदा नहीं है, और उसकी मैनेजमेंट। इसी के अंडर एक और प्रोग्राम भी है, जल शक्ति अभियान के अंडर, कैच द रेन प्रोग्राम। कैच द रेन प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी जगह जगह पे पॉन्ड्स बनाने की, आपके, ताकि रेजरवायर छोटे छोटे, मतलब जहां पे रेजरवायर बना जा सके। पॉन्ड भी एक तरह से पानी का रेजरवायर ही है ना, ताकि कहीं पे पानी कलेक्ट कर सके बारिशों के मौसम में।
अब अगर मैंने बारिशों में पानी कलेक्ट कर लिया, मैं नहीं भी यूज कर रहा, ये ग्राउंड वाटर में थोड़ा थोड़ा तो जाता रहेगा हर टाइम, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देगा। और जिस लोकेलिटी में लेट्स सपोज मैंने कलेक्ट कर दिया, वहां से वो गार्डनिंग भी कर सकते हैं और चीजें भी कर सकते हैं, तो हमें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बारिश आई थी, सही, जब बारिश आती है, अगर बारिश का पानी हम कलेक्ट करके रख लें तो उसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। साउथ इंडिया में तो, जैसे तमिलनाडु में तो ये हर घर में कंपलसरी है, अब तो यहाँ पे भी हो गया कि आपको घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनानी ही पड़े। क्योंकि अगर पानी नहीं कलेक्ट किया, तमिलनाडु में पानी की इतनी शॉर्टेज रहती है, अगर पानी घर पे खुद बारिशों के टाइम नहीं कलेक्ट किया तो आपको साल में कभी ना कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब पानी ही नहीं होगा। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत शॉर्टेज रहती है पानी की, तो ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसी चीज के चलते हुए ये कैच दी वाटर प्रोग्राम है कि रिजर्वायर बनाओ, पिट्स बना दो, या रूफटॉप कलेक्टिंग, किसी भी तरीके से रेन वाटर कलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। अगला करंट अफेयर है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो, आपकी क्लाइमेट कन्वेंशन के बारे में आपको बताता हूं। आपकी अभी नवंबर में मीटिंग होगी, एक ना यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन है। ये आपकी 1992 में शुरुआत हुई थी। तब से सारी दुनिया इस चीज के ऊपर विचार कर रही है कि हम दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट आज तक जो हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए, 2016 में ना पेरिस के अंदर मीटिंग हुई थी, वहां पे हुआ आपका पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में सारी दुनिया ने टारगेट लिया कि हम, जो दुनिया भर का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हम दुनिया भर की ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने से रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ना जाए। जो आपका एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ऊपर ना चला जाए। अब 2 डिग्री से क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, जनरली देखने में 2 डिग्री कोई चीज नहीं है, पर जब अर्थ के स्केल पे देखोगे ना, जितने आपके ग्लेशियर्स हैं ये सारे मेल्टिंग इनकी बहुत तेज हो जाएगी, फिर आपकी फ्लडिंग ही फ्लडिंग और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इस कारण हमारी कोशिश है कि इतना टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ने देना। 2 डिग्री मैक्सिमम है, कोशिश करनी है 1.5 डिग्री पे ही रोकना। ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें पर ये तो हमने टारगेट लिया, पर इसे करना कैसे है ना, इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है। इसमें हमने क्या किया, आपके एक चीज फिक्स की जिन्हें कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs। देखो, कोई भी देश किसी भी बाइंडिंग चीज में आना नहीं चाहता था कि हम इतना कोल यूज करना बंद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो सारे देशों ने मिलकर क्या एग्रीमेंट किया कि हम खुद फैसला कर लेते हैं हमें क्या टारगेट लेना। तो हर देश अपने खुद की, जितनी एक देश की कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो अपने टारगेट ले सकता है। वो क्या करना चाहता है, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाहता है, कितने कोल बढ़ाना चाहता है। ठीक है, रुक जाओ बस 10 मिनट। ठीक है, तो आपके ये सारी की सारी चीजें, इन्हें कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हर देश अपने खुद के टारगेट ले ले अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। तो ये चीजें समझ आ गई, किस एग्रीमेंट, किस फ्रेमवर्क के अंडर हुआ है। इसी के अंडर इंडिया ने टारगेट लिया हुआ है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी जैसे 2022 तक कितनी कर लेनी है, 164 गीगावाट रिन्यूएबल। ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, 200 करनी है, 164 तक अभी पहुंचे हैं, दूर दूर तक टारगेट नहीं पूरा होने वाला। तो वो जैसे हमने 300 400 हाँ 450 बाय 2030
2030 का टारगेट है 450। ये तब तक, ये हमने खुद टारगेट लिया, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा, पर हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं और ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। करंट अफेयर क्या है कि आपकी IEA जो ये एजेंसी है, इसने इंडिया को इनवाइट किया है अपना फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। ठीक है, फुल टाइम मेंबर इसका बनने का, ये एजेंसी क्या है और फुल टाइम मेंबर बनने का मतलब क्या होगा। फुल टाइम मेंबर, ये जो आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, ये एक्चुअली 1974 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी उसे पूछने के लिए आप अपने कभी पेरेंट्स से पूछ सकते हो। पेरेंट्स 70s के टाइम पे उनसे एक चीज पूछना कि 70s में तेल की शॉर्टेज कैसी हुई थी। 1972-73 के करीब ना दुनिया भर में तेल ही नहीं था, तो लिटरली लोगों को दिन दिन पेट्रोल पंप पे खड़े रहना पड़ता था, तब शायद तेल आ जाए, तो तेल ही नहीं मिलता था। ठीक है, एक साइड पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है, ट्रैक्टर्स के लिए भी चाहिए, नहीं है तेल। व्हीकल्स के लिए, तब व्हीकल बहुत कम थे, पर जितने भी थे उनके लिए भी तेल नहीं है। घर पे जनरेटर जिनके पास है उसके लिए भी डीजल चाहिए, नहीं है तेल। तेल की बहुत बड़ी क्राइसिस थी आपकी 70s में। ये सिर्फ इंडिया में नहीं थी, पूरी दुनिया में आई थी। इसका कारण क्या था, ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है ना, ये सारे एक साथ आए। इन सब ने बोला कि बात सुनो, एक आइडिया है कि और प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए दुनिया को देते ही नहीं, एक साथ मिल जाएंगे, हम भी तो बना रहे हैं तेल। हम दुनिया को कहते हैं देखो भाई, लेना है तो इतने में लो, नहीं तो नहीं देना। अब अगर सारे मिल गए हैं तो फिर तेल कोई भी नहीं दे रहा उससे सस्ते में, दुनिया खरीद नहीं पा रही जितना वो प्रॉफिट रखना चाहते हैं। तो इसी के चलते हुए आपके तेल के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए थे। ये दुनिया भर का 1973 का ऑयल क्राइसिस माना जाता है इस चीज को। ठीक है, तो ऐसे क्राइसिस कभी फ्यूचर में ना आए। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी डेवलप्ड देश हैं ये एक साथ आए, इन्होंने कहा अब नहीं करने देना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई। इसका काम यही है दुनिया भर की एक आउटलुक तैयार करके रखना कि आने वाले टाइम में कितनी बिजली की जरूरत, कितने तेल की जरूरत, कितने कोल की जरूरत किस देश को पड़ने वाली है, और वो अपनी सप्लाई कैसे पूरी कर सकता है, खासकर जो इसके मेंबर्स हैं उनके लिए किस तरीके से सप्लाई पूरी कर सकता है, उस सारी चीजों को मेंटेन किया जाता है। ये हर साल एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसे कहते हैं। ऐसी जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है। क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, नीचे ऑप्शन होगा ऐसा क्वेश्चन। अब पिछले 2 साल से नहीं आ रहा, इस साल नहीं आया, उससे पिछले साल नहीं आया, उससे पहले लगातार हर साल एक रिपोर्ट पेपर में पक्का होती थी। जो चीज हर कोई पढ़ने लग जाता है ना, एक बार यूपीएससी से छोड़ देती है, कुछ सालों बाद फिर पकड़ लेगी, तो कोई पता नहीं अगली बारी फिर ले आए, जब लोगों को लगे ये क्वेश्चन आते तो है नहीं। ठीक है, फिर वो कहेंगे डाल दो। तो ये याद रखना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की पूरी ये रिपोर्ट बनाता है। ये इसी चीज के लिए कि कभी भी कोई सप्लाई कितनी चाहिए, कहां से आएगी, ऐसे पूरी पूरी रिपोर्ट्स तैयार करता है। इसके जो मेंबर्स हैं ना, इसके मेंबर्स सिर्फ OECD, एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, किसी और दिन पढ़ेंगे, इसके मेंबर्स ही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इनवाइट कर रही है हमें फुल टाइम मेंबर बनने के लिए, या तो OECD का इंडिया को भी मेंबर बनना पड़ेगा, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। OECD दुनिया के सबसे, जिन्हें हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश कहते हैं ना, वो है इसके मेंबर। अमेरिका, यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे डेवलप्ड देश हैं ये है। या तो इनके मेंबर बनना पड़ेगा। OECD का से मेन मकसद ये नहीं है कि तुम्हें डेवलप्ड होना चाहिए, उससे तो इंडिया बहुत दूर है। तुम्हें अपने आप को कमिट करना होता है, जो सोच है कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद, जहां पे प्राइवेट सेक्टर सबसे लीडिंग फोर्स है,
इसके लिए तुम काम करोगे, फ्री इकोनॉमी बनाओगे, ऐसी चीजों के लिए जो काम करना है उसके लिए कमिट करना होता है। वो सारे जो सोच कैपिटलिस्ट सोच रखते हैं देश, वो सारे ओईसीडी के मेंबर होते हैं, ठीक है। हमें तो इन्होंने इनवाइट किया, इन्होंने नहीं किया। तो यहां तो हमारे लिए एक्सेप्शन बनाएंगे इसमें, या हम इसका पार्ट बनेंगे। हम भी कैपिटलिस्ट ही हैं, अब कहने को ही है, एक्चुअली तो इंडिया कैपिटलिस्ट ही है। हाँ, वो तो होना पड़ेगा। चलो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ना आपकी, इन्होंने इंडिया को इन्होंने इनवाइट किया। ओईसीडी की तरफ से हमें कोई इनवाइट नहीं है अभी, इन्होंने इनवाइट किया है। इन्होंने क्यों इनवाइट किया? इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। इतना मेजर प्लेयर होने के बावजूद हम इस का पार्ट नहीं है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस कारण ये चाहते हैं कि इंडिया इसका पार्ट बने, ठीक है, इसलिए ये इनवाइट किया। पर इसके लिए एक कंडीशन एक इंडिया के ऊपर और लग जाएगी, अगर हम सिर्फ इसके मेंबर बनते हैं। हमें अपने एक ना चीज होती है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होता है? तुम्हें ना अपने देश के अंदर ऑयल हर टाइम क्राइसिस के लिए ना स्टोर करके रखना पड़ता है। लेट्स सपोज कल इंटरनेशनली तेल आना बंद हो जाए, तो तुम्हारे पास कितने दिनों की सप्लाई है कि तुम्हारा देश चलता रहेगा उस सप्लाई से। अगर तुम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के फुल टाइम मेंबर बनते हो, तुम्हें 90 दिन का स्टॉक हर टाइम रखना पड़ता है कि 90 दिन ये स्ट्रैटेजिक, मतलब तुम्हारे पूरे देश की जो डिमांड है, एक दिन की डिमांड पता होगी तुम्हें, इंटू 90 कर लो, उतना तेल तुम्हारे देश में होना चाहिए कम से कम। अमेरिका जैसे देश जो है, जैसे 180 डेज का स्टॉक अपने पास अमेरिका रखता है, ठीक है। इंडिया का प्रेजेंट स्टॉक कितना है? हाँ, वो तो कोल का हमने पढ़ा था, ऑयल का। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मिनिमम था। ऑयल हमने कितने को दिनों का रखा होगा, कोई गैस? 90 डेज, ये कहते हैं कि 90 डेज का रिजर्व रखो। नहीं नहीं सोनम, वो तो कोल है ना, 2 दिन तो वो तो बचा है। कहते तो हम कोल वालों को, हम कहते हैं ना 30 दिन रखने का। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, मतलब अगर कल इंडिया में तेल आना बंद हो जाए, इंडिया कितने दिन अपनी सारी पॉपुलेशन को तेल दे सकता है? 9 दिन। 9 दिन में सारा तेल खत्म हो जाएगा हमारी डिमांड, और 90 दिन का इकट्ठा करना पड़ेगा अगर इसका मेंबर बनना है। तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ तो इंडिया को इतना तेल खरीदना पड़ेगा, अल्टीमेटली खरीद के स्टोर करना पड़ता है। यहाँ तो एक साथ स्टोर करो, पर इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ही इतना ज्यादा है, अभी तो नहीं खरीदेंगे इतना। जब गिरा हुआ था या तो तब खरीद लेते, 2014-15 में जब इतना प्राइस गिरा था, तब 90 दिन का खरीद के रख लेते। तब सरकार हमारी वैसी खुशी मना रही थी कि इतना सस्ता हो गया थे, हम भी खुश थे, सरकार भी खुश थे, सारे खुश हुए थे। तब हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना भूल गए। और अब जब तेल इतना बढ़ रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि हमारे पास रिजर्व क्यों नहीं है। सरकार की कई बार ये भी न्यूज आ चुकी है कि सरकार ने एक रिजर्व बनाया था वैसे 15 दिन का, वो खाली हो चुका है। जो ये प्राइजेस मेंटेन कर पा रही है ना अभी सरकार, वो सारा रिजर्व भी उड़ा चुकी है सरकार। और अभी भी अब सरकार के हाथ खड़े हैं कि अब नहीं हो पाएगा, तो अभी तेल और महंगा होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट महंगी हो रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि धीरे धीरे वहां शिफ्ट कर ले, ठीक है। तुम कहोगे सर सारी सैड न्यूज ही सुनाई जा रहे हैं बैठ के, करंट अफेयर ऐसे ही होते हैं। एक थोड़ी सी अब चलो दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ न्यूज सुना दे, थोड़ा पॉजिटिव लगेगा, अच्छा लगेगा। वन वेब प्लेटफॉर्म, ये आपके ना एयरटेल तैयार कर रहा है ब्रिटेन की सरकार के साथ मिलके, ठीक है। वन वेब सैटेलाइट्स बन रही हैं, ठीक है। ये अब यूके की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और हमारी भारती ग्लोबल जो एयरटेल चलाती है वो इन्वॉल्व है। हम दुनिया भर में क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो अभी आपको एक और चीज, आपको जो अभी इंटरनेट आ रहा है, जैसे जो घर पे बैठे इंटरनेट है, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, ये इंटरनेट तुम्हें आता कैसे है? तुम्हें नेटवर्क कहां से आता है? तुम्हें सैटेलाइट से नहीं आता। ये है जो हमारे मिथ है ना कि कुछ सैटेलाइट से तुम्हारे फोन चलते हैं, सैटेलाइट से कुछ नहीं चलता। अगर एक्चुअली सैटेलाइट से तुम्हें डेटा आता
जो अभी तुम महीने का 300-400 रुपए का पैक डलवा रहे हो ना, तुम महीने का 3-3.5 लाख का पैकेट डलवाते, जितना तुम महीने में यूज कर जाते हो नेट। ठीक है, सैटेलाइट इतनी महंगी चीज होती है, पर इसे लॉन्ग टर्म में सस्ता करने की। तो अभी इंटरनेट चलता कैसे है और इंटरनेट की एफिशिएंसी देखो, हमें आम दिनों में एहसास नहीं होता इंटरनेट काम कैसे करता है। आपके लेट्स सपोज कनाडा में कोई पर्सन बैठा है और आप यहां इंडिया में बैठे हो, बहुत डिस्टेंस से दूर। तुमने यहां से किसी को वीडियो कॉल लगाई, सोचा बात कर ले मेरे दोस्त से, बाहर बैठा हुआ है, तो तुम्हारी बात वहां तक पहुंचती कैसे है? तुमने जो अपने फोन से कॉल लगाई, ये इसका सिग्नल जाता है तुम्हारे नियरेस्ट टावर पे, तुम्हारे टावर पे सिग्नल गया, टावर से जाती हैं ऑप्टिकल केबल्स ऐसे किसी स्टेशन पे, जो आगे मतलब आगे आगे फॉरवर्ड होती जाती है, फाइनली ऐसे स्टेशन में पहुंचेगी जो इंडिया से बाहर ये सिग्नल भेजेगा। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तारे बिछी हुई है जिससे तुम्हारा मैसेज आ रहा है। इसके बाद बीच में समुंदर है ना, सारे समुंदर में तारे बिछाई हुई है हमने, यहां से आपका मैसेज समुंदर के थ्रू होते होते कनाडा के रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचेगा, वहां से आगे केबल उसके नेटवर्क तक जाएगी, उसे वो नेटवर्क उसके फोन तक आएगा। ये सारा का सारा जो आपको फोन आप यूज करते हो, ये ओशंस में बिछी हुई केबल्स के थ्रू चल रहा है इंटरनेट। इंटरनेट आसमान में नहीं है, इंटरनेट समुंदर में। ठीक है, हाँ क्या चीज? नहीं नहीं, ऑप्टिकल केबल वैसे भी करंट थोड़ी है, ये ऑप्टिकल में तो लाइट पास करती है ना। हाँ, साइज काफी बड़ा होता है, पर बिल्कुल ही नीचे डुबा देते हैं ना इसे। आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो समुंदर के ना बिल्कुल बेड पे ऐसी तारें बिछी पड़ी, इन तारों के थ्रू हर बंदे का जो इंटरनेट है एक्चुअली वो ऐसे चलता है। यहां से एक सर्वर से दूसरे सर्वर जो एक्सेस कर रहे हैं, ये सब कुछ इन तारों के थ्रू जा रहा है। तो हर ये सारी फंक्शनिंग, तुम एफिशिएंसी देखो टेक्नोलॉजी की, ये सारा का सारा काम तुम्हारे हेलो बोलने से लेके तुम्हारा हेलो कैसे एक लाइट की फॉर्म लेता है, और तारों ऑप्टिकल केबल में लाइट ट्रैवल करती है, लाइट के थ्रू किस तरीके से कनाडा तक पहुंच जाता है, अगर कनाडा कॉल कर रहे हैं, और एक ही सेकंड में उस तक। तो एक सेकंड के अंदर अंदर ये लाइट भागती जाती है, लाइट की स्पीड से जाता है, तभी तो पहुंच पाता है। हाँ, टाइम ट्रैवलिंग ये नहीं है, टाइम ट्रैवलिंग होता है कि समय को ही बीट कर जाना। ये लाइट की स्पीड है, दुनिया में सबसे तेज लाइट है ना, इसलिए तो ये तारे ऑप्टिकल केबल्स, इसीलिए तो कहते हैं उसके अंदर लाइट होती है। तभी तो कहते हैं अगर तुमने ऑप्टिकल केबल को मोड़ दिया ना, वो ऑप्टिकल केबल खराब है। ऑप्टिकल केबल में बिल्कुल उनके अंदर बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर बेंड हो गया लाइट भी तो बेंड हो जाएगी, सारा मैसेज खराब हो जाएगा। वो लाइट के तौर पे आपका मैसेज ट्रैवल करता है इसके अंदर। पूरी दुनिया में ऐसे देखो, ऐसे समुद्र के अंदर तारे बिछी पड़ी, जगह जगह पे कनेक्टिंग स्टेशन है जो इसे दोबारा से चार्ज करके आगे दोबारा फेंक देता है। तो इस तरीके से तारे बिछी पड़ी है। सी में कब आया था? जब से इंटरनेट, उससे भी पहले से। सबसे पहले क्या था मतलब? इंटरनेट की बात कर रहे थे, कॉल्स की बात कर रहे थे। ऑप्टिकल केबल कब आई थी? हाँ, वाटर में ही है। सैटेलाइट से इंटरनेट आता है, पर वो हमें नहीं आता,
क्योंकि हम सैटेलाइट से इंटरनेट यूज करने लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम ये वाला इंटरनेट यूज करते हैं। करने को तुम वो वाले पैक खरीद सकते हो, पर वो जो अभी मतलब जैसे जो कंपनीज अब इंट्रोड्यूस भी कर रही है उन्हें, अभी वो धीरे धीरे बना रही है, जैसे ये एयरटेल भी बनाने लगी हुई है। इनका फायदा क्या होगा, अभी अब सैटेलाइट का बनने लगा है। सैटेलाइट का क्या होगा, अभी जो सैटेलाइट बना रहे हैं, देखो जो आपकी अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर अभी तो वो सारी जगहों पे सैटेलाइट्स अपनी पोजीशन करवा रहे हैं, जगह जगह पे, ताकि सारी अर्थ कवर की जा सके। तो सारी सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर घूम रही होंगी, नीचे सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। पर इन सैटेलाइट्स की, सैटेलाइट खराब होगी, मेंटेनेंस थोड़ी होती है इनकी, फिर तो सैटेलाइट ही नई लॉन्च करनी पड़ेगी, इसलिए इतनी महंगी होती है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा एक ये इतनी सैटेलाइट्स ये आपस में भी लिंक्ड होंगी ना, क्योंकि इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिलेशन बना देना। जैसे वो स्टार्स का हम देखते हैं ना, एक स्टार से हम दूसरा जोड़ते होते हैं, कॉन्स्टिलेशन बनाने के लिए ग्रेट बियर बन रहा है या क्या बन रहा है, और सा मेजर बन रहा है, तारों का पैटर्न होता है ना, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। वो तारों की एक सीक्वेंस है ना जो बन जाता है, इनका भी एक सीक्वेंस बन जाएगा पूरी अर्थ के चारों ओर, इन्हें कहेंगे आपका एक कॉन्स्टिलेशन तैयार हो गया। आपकी दो कंपनियां खासकर एक काम कर रही है, एक एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, ठीक है, वो भी इस टाइम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, और ये आपकी एयरटेल की जो होगी वन वेब, और भी कुछ कंपनीज है, ये सबसे एडवांस लेवल पे इसके। इसका फायदा किन्हें होगा, इनका फायदा होगा हाँ, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जब बहुत दूर ऐसे एरिया जहां पे सिग्नल नहीं आते, क्योंकि सिग्नल हमें वहां नहीं आता जहां टावर नहीं है, इन्हें टावर नहीं चाहिए होगा, इन्होंने तो सैटेलाइट से नेटवर्क ले, तो ये उन एरियाज पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे कि वहां जो लोग रहते हैं उन्हें भी फास्ट इंटरनेट मिलेगा। पर बात वही है जो अभी जैसे स्टारलिंक ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, लोगों को प्लान देने शुरू कर दिए, इसकी जो कीमत है आपको 10 GB इंटरनेट महीने के 7,000 का पड़ रहा है, ये कॉस्ट है। लेना है तो ले लो, अभी 2 GB दिन का फूकते हुए नहीं सोचते, ठीक है, यहाँ पे 10 GB फूकने से पहले 100 बार सोचोगे कि कितने महीने चलाए, ठीक है। तो इस कारण ये है आपका फ्यूचर, धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनीज आती जाएंगी, प्लान सस्ते भी होते जाएंगे, तब शायद चेंज आ जाए। अभी के लिए वन पे 4G से 5G, वो बेसिकली जो ये होते हैं ना, जो जी हम जो कहते हैं ना जनरेशन कहते हैं, 4G से 5G क्या है, हम ना इंटरनेट की स्पीड्स, जो आपके इक्विपमेंट है ना वो बेटर होता जा रहा है, उसके कारण तेज हो रही है। ये जो जनरेशन है ना, ये हम बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड के तौर पे यूज करते हैं, 5G 4G, हम इन्हें सिर्फ स्पीड के तौर पे रेफर करते हैं। ये भी समझा देता हूँ और 5 मिनट में। ये जो जनरेशन्स हैं इन्हें एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया गया। जैसे जो 1G था वो जमाना था जब सिर्फ फोन से कॉल हो सकती थी और कुछ नहीं कर सकते थे। 2G आपका आया जब आप टेक्स्ट मैसेजेस, फिर आपके मल्टीमीडिया मैसेजेस वो जब भेजने लग गए, वो आपका 2G था, ठीक है। 3G में पहली बारी इंटरनेट से कनेक्टिविटी आई, पर वो कनेक्टिविटी बहुत स्लो थी, धीरे धीरे चीजें चलती थी, वो 3G था। इंटरनेट पहली बारी फोन्स पे जो एक्सेसिबल हुआ वो 3G से हुआ। 4G ने वही स्पीड्स को बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा दिया। 5G जो अब आने वाला है वो स्पीड्स इतनी तेज करने वाला है कि लेट्स सपोज आपने एक 4K मूवी देखनी है 3 घंटे की, 4K मूवी जो आपने देखनी है, अभी आप देखते हो थोड़ा सा बफर होता है, शुरू हो जाती है। 3GB पहले तो बफरिंग पे बहुत टाइम लगता था कि अभी लोड होगी फिर शुरू होगी, अभी थोड़े से लोड हुई चल पड़ती है, और धीरे पहले थोड़ी सी ग्राफिक्स खराब आएंगे, थोड़ा टाइम बाद क्लियर होने लग जाते हैं। 4K लेट्स सपोज तुम रेजोल्यूशन में देखना चाहते हैं। जो 5G स्पीड आएगी, 5G स्पीड इतनी तेज है कि तुमने जैसे किसी मूवी टाइटल पे क्लिक किया, वो साथ के साथ 4K में लोडेड होगी सारी, 1 सेकंड का डिले भी नहीं बचेगा, ठीक है। पर उसका मेन फोकस ये नहीं है कि तुम्हें नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियोस पे मूवीज दिखानी है। हम जो चीज सोच रहे हैं वो है एक कंसेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आएगी और आपका इंटरनेट का रोल आएगा। ये आपके 2 साल पहले यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। ये रेवोल्यूशन है बहुत बड़ा, कभी दोबारा भी पूछा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आपकी फिजिकल गैजेट्स आपके ऑनलाइन वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको यूपीएससी के वो पूरा पैराग्राफ बताता हूं, उससे पता चल जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। आप सुबह सुबह उठते हो, आपके कर्टन, मतलब आपके सुबह सुबह उठने का टाइम फिक्स है, 7 बजे आप उठते हो, 6:55 पे आपके कर्टन्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कर्टन्स ओपन होने थे, आपके पहले ही आपके घर पे मतलब एक सेंट्रल सिस्टम लगा होगा, उसे सब कुछ पता होगा। उसे कर्टन्स ओपन कर दिए, आप नहाने गए हो, आपके लिए पानी पहले ही गीजर ऑन था, गीजर को पता है आपने नहाने आना था, पानी गर्म तैयार है। आप नहाए हो, आपको तैयार होते हुए 8 बज जाते हैं। 8 बजे पहले ही आपके टोस्टर को पता है कि आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करने आते हो, तो आपकी कॉफी रेडी होगी, आपका ब्रेड रेडी होगी, आपको जाके बस उठानी। उसके बाद आप जाके कार में बैठते हो, कार को ऑलरेडी पता है आपको कहाँ जाना है, वो खुद अपने आप को सेल्फ ड्राइव करके ले चलेगी। तो एक मशीन दूसरी मशीन को बता रही है कि ये काम हो चुका है, अब तुम्हारी बारी। तो कर्टन्स ने गीजर को बता दिया होगा कि मैंने उठा दिया। ठीक है, गीजर जब आप पानी यूज करने लग गए हो तब पता चल गया होगा आप नहाने लग गए हो, उसने इन्फॉर्म कर दिया होगा आपके कॉफी मेकर और उससे कि वो नहाने लग गया। जब तक नहा के निकले, आपकी कार, अगर लेट्स सपोज विंटर का टाइम है, थोड़ी स्टार्ट करके रखनी थी, कार पहले ही स्टार्ट करके अपने आप को वार्म कर चुकी हो। जिस टेम्परेचर पे तुम एसी चाहते हो या हीटिंग चाहते हो, वो टेम्परेचर गाड़ी के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका हो। ठीक है, तो हम इस लेवल की लग्जरी अब ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सोच रहे हैं। कार्स भी आगे सेल्फ ड्रिवन इसी तरीके से आ रही हैं। होगा क्या, अभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एरर है, बहुत सारे इंसान कभी इधर उधर ध्यान नहीं होता, तब मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। आगे फ्यूचर में यही सोचा जा रहा है, हर कार में अगर इंटरनेट होगा, वो कार्स आपस में बात कर पाए। अगर कोई क्रॉसिंग है जहां से 2 गाड़ियों ने ऑपोजिट डायरेक्शन से निकलना है, उन्हें पहले ही एक दूसरे को बता देंगे कि मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना है। एक कार अपनी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी सी 10 को कम कर लेगी, वो 10 को बढ़ा देगी, ताकि वो ऐसे निकल जाए कि टकराए भी ना और उन्हें ब्रेक भी ना दबानी पड़े। और हमारी ये जो एफिशिएंसी है, ये सारे काम एलिमिनेट हो जाएंगे। ये अभी सुनने को लगता है कि सर एक बहुत ही ड्रीमी सा वर्ल्ड दिखा रहे हैं, अगले 10 साल में सारी टेक्नोलॉजी देखोगे। मैंने डोरेमोन देखा नहीं है ठीक है, पर ये सारी टेक्नोलॉजी आपकी फ्यूचर है।